Good morning, class. Today we are going to start a first chapter of physics of class 11th, such as physical world and unit and dimension. Now, first we have to understand about physical world. Physical world मतलब होता है फिजिक्स की दुनिया. तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स की दुनिया क्या होती है. यानी अभी तक आप लोग ने जो क्लास 10th में पढ़ा था दैट वाज ओनली द लिटिल बिट पार्ट ऑफ द फिज़िक्स. बहुत थोड़ा पार्ट आपने पढ़ा था. बट आज से हम लोग शुरू करेंगे एक फ़िज़िक्स की नई दुनिया, जहाँ पे आप फ़िज़िक्स के बारे में अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, किस तरह वो चीज़ें हैपन होती हैं, उनकी स्टडी करेंगे. इसलिए आपके सिलेबस में फ़र्स्ट चैप्टर फ़िज़िकल वर्ल्ड डाला गया है. तो फ़िज़िकल वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहला टर्म होता है एक हमारा कि क्या है फ़िज़िक्स, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स. कभी भी आपसे कोई पूछता है फ़िज़िक्स क्या है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, तो आप क्या बोलोगे, क्या है फ़िज़िक्स. तो फ़िज़िक्स जो है आपकी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर. ये आपका नेचर का पार्ट है जिसको आप लोग पढ़ते हो. इट इज़ द स्टडी ऑफ पार्ट ऑफ द नेचर, जहाँ पे आप हर एक पार्ट को समझते हो कि किस तरह चीज़ें होती हैं, हाउ इट हैपन्स, वो किस तरह अकर हो रही हैं. तो इट इज़ अ फिज़िक्स. इसी को हम लोग फिज़िक्स बोलते हैं. प्रेजेंटली अगर आपसे बात की जाए, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए. एज इट इज़ नहीं कि आपने देखा तो ये हो रहा है ऐसा. फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूटन ने अगर देखा कि अगर सेब ऊपर से गिर रहा है तो क्यों गिरा, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न था, उसको स्टडी किया. तो उसको हम अगर वेरीफाई करते हैं या एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं, दैट इज़ अ फिज़िक्स. अदरवाइज़ हमारे लिए फ़िज़िक्स क्या है, इट इज़ जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि ये चीज़ हुई है, यहाँ पे आज गणेश जी ने दूध पी लिया, ये हुआ, शंकर जी पे जल चढ़ाओ. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी एक तरह से मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, या आप कह सकते हो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिचुअल्स बस. बट उसके पीछे भी कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स छुपी होती है. तो इसी को स्टडी करने के लिए हम लोग ने आज पहला चैप्टर या फर्स्ट लेक्चर हम लोग ने फिज़िकल वर्ल्ड को रखा है. तो सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात करेंगे. फ़िज़िक्स क्या है. फ़िज़िक्स इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर. व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर. नेचर का स्टडी है, इसी को हम लोग फिज़िक्स बोलते हैं. अब नेचर में कई चीज़ें होती हैं, आप हर चीज़ देखते हो. नेचर में बहुत चीज़ें अकर करती हैं, बारिश होती है, ठंडियाँ, गर्मी, सारी चीज़ें होती हैं. बट ये सारी चीज़ें फिज़िक्स पे डिपेंडेंट करती हैं. तो सबसे पहला आता है कि हमारा क्या तरीका है फ़िज़िक्स को स्टडी करने का. तो फिज़िक्स फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड ऑफ फिज़िक्स. साइंटिफिक मेथड ऑफ फिज़िक्स. फिज़िक्स का साइंटिफिक मेथड क्या होता है. तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं फ़िज़िक्स की, तो साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है किस तरह चीज़ें अकर हो रही. तो आपने कोई चीज़ देखी तो आपने क्या किया, यू हैव डन द ऑब्जर्वेशन. आपने किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया. इंद्रधनुष निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, सेब ऊपर से गिर रहा है नीचे तो क्यों हो रहा है, बॉल ऊपर फेंको तो बॉल ऊपर से नीचे ही क्यों आती है. तो ये सारी चीज़ें आप डेली अगर होती है. साइकिल चलाते जाते ब्रेक लगाने पे रुक जाती है. नदियाँ बहती रहती हैं एक तरफ, हमेशा एक ही डायरेक्शन को बहती हैं. तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है. यानी हमने जो देखा दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन. द फर्स्ट थिंग इज दैट ऑब्जर्वेशन, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया. तो हमने जो ऑब्जर्व किया उस चीज़ को हम लोग कहते हैं फिज़िक्स. पहला पार्ट होता है हमारा साइंटिफिक मेथड. फिज़िक्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है इट इज़ द ऑब्जर्वेशन, कि क्या आपने देखा, ये चीज़ क्या हो रही है. आपने देखा हाँ इंद्रधनुष निकल रहा है, तो इंद्रधनुष कैसे निकल रहा है.
अर्थ घूम रहा है या सन घूम रहा है अर्थ के अराउंड या अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड, ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं, बर्फ़ पानी क्यों बन जाता है, हर चीज़ें फिज़िक्स हैं। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले बड़ी बात है कि आपने ऑब्ज़र्व आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो, क्या देखते हो। इन सारे ऑब्जर्वेशन के पीछे ये चीज़ें कैसे हो रही हैं अगर आप इनको बताते हो तो देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी आप कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हो। बिना एक्सपेरिमेंट के आप फिज़िक्स को नहीं बता सकते। आपने किया, हाँ आपने देखा कि हाँ मून सन है, हमारा मून है, तो अर्थ पे दिन भी होता है रात भी होती है, तो अर्थ पे दिन रात हो रहा है, तो ये दिन रात क्यों होता है, हो सकता है सन अर्थ के अराउंड घूम रहा हो, तो अगर सन अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो सन घूमेगा भाई, एक पार्ट पे सन की रोशनी रहेगी, उधर दिन होगा, एक तरफ रात होगी। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि सन अपनी जगह है पर अर्थ घूम रहा है। अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता कि अर्थ, हमें पता है कि हम ये पढ़ रहे हैं पहले से कि ये ऐसा होता है, बट अगर पहले से आपको नहीं पता कि ये चीज़ें अगर क्यों हो रही हैं, हो सकता है अर्थ ना घूम रहा हो, सन घूम रहा हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो आपने जो ऑब्ज़र्व किया उसको आप बताते हो कि ये हो रही है हमारे साथ, ये चीज़ें घटती हैं। अर्थ के बॉल फेंकते हो आप ऊपर, तो बॉल ऊपर नहीं जाती, वो नीचे आ जाती है, तो आपको पता है तो आप बता देते हो इट इज़ ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ खींचती। क्यों खींचती है अर्थ, क्यों नहीं ऊपर चली जाती बॉल, सन की तरफ क्यों नहीं जाती, हमारे एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं चली जाती। एटमॉस्फेयर की बात करें अगर हम, अर्थ की सिंपल बात है, अर्थ भी हमारे स्पेस में है, तो स्पेस के रिस्पेक्ट में अर्थ बॉल स्पेस में क्यों नहीं चला जाता, स्काई के पास क्यों नहीं चला जाता, वो अर्थ पे ही क्यों आता है। तो ये सारी रीजंस की वजह से हम ऑब्जर्वेशन को स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद हम लोग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेकेंड होता है आपका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें हो रही हैं फिज़िक्स में, तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, वो किस तरह से हो रहा है। मुझे पता है बारिश हो रही है, क्या हर ऑल टाइम बारिश होती है, ठंडी गर्मी हर टाइम नहीं। आपको पता है 3 महीने बारिश होती तो 3 महीने ही होंगी, 4 मंथ्स होंगी तो 4 मंथ्स ही होंगी, उसके बाद नहीं होंगी। 4 महीने गर्मी पड़नी तो 4 महीने ही गर्मी रहेंगी, उसके बाद ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। ठंडियाँ आती तो ठंडियाँ आना ही आना, फिक्स्ड है आपका। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो कंट्रोल्ड वे में हो रहा है। आपने देखा कि हाँ हमारा बारिश होता है, तो बारिश कैसे होता है, तो मैंने उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। हाँ भाई, एक्सपेरिमेंटली क्या किया, मैंने एक पतीले में पानी रखा, गर्म किया पानी को, और पानी क्या करते, पानी की थोड़ी हाइट पे, एक ऊंचाई पे मैंने एक प्लेट लगा दी, तो मैंने क्या देखा कि जो वाटर इवेपोरेट होके गया वो प्लेट पे उसके कुछ स्टीम बना, और वो स्टीम फिर उसके वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आया। तो मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली किया, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। सिमिलरली आप पानी, मैंने क्या किया, मैंने घर में पानी गिराया, तो पानी आप जब गिराते हो तो पानी क्या होता है, पानी फ्लो करने लगता है, बहने लगता है। तो उसको क्या हुआ, उसको एक वे चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है। सिमिलरली अगर मैंने कहा, अब आपने क्या किया, पानी भरा तो पानी को क्या किया, पानी को एक साइड ऊंचा कर दिया, दूसरा साइड नीचे कर दिया, तो पानी नीचे फ्लो करेगा। तो मुझे पता चला कि पानी एक डायरेक्शन में इस तरह बहता है, तो उसी तरह नदियाँ भी बहती हैं, सिमिलरली रिवर्स बहते हैं। तो ये सारा आपका एक्सपेरिमेंट है जो आप करते हो और उसको वेरीफाई कराते हो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो वायर क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, क्योंकि उसके पास चार्जेस हैं। चार्जेस हैं तो चार्जेस की वजह से, और चार्ज कहाँ से आया, इट इज़ कहीं भी पढ़ा था नहीं, ये आपकी बॉडी में भी चार्ज है, आप भी इलेक्ट्रिकली काम कर सकते हो। तो दीज ऑल आर थिंग्स द एक्सपेरिमेंट, आप इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप वेरीफाई करते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल्ड वे में जब वेरीफाई करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसे आप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, आपने बोला कोई मिरर इमेज बन रही है, तो मिरर इमेज कैसे बन रही है, आपने पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को कहीं रखा होगा तो आपकी इमेज बन रही है, आपने कोई सेट किया हो डिस्टेंस,
तो आपकी एक्सपेरिमेंट ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दो इमेज यहीं बननी है, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस सेट किया है तो उस वजह से आपको इमेज मिल रही है। इसी तरह सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। आपको टेम्परेचर देना है तो कितना टेम्परेचर देना है, कोई भी अगर मेटल को पिघलाना है तो कितना आपको मेटल को कितना टेम्परेचर देना हो कि मेटल स्टार्ट हो जाए पिघलना। आपको बैलून में प्रेशर देना है तो आप कितना प्रेशर दोगे। सिमिलरली अगर कोई भी पर्सन पेशेंट है, अगर उसके हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट अचानक से उसकी सांस चलना बंद हो जाती है तो आप डॉक्टर्स प्रेस करते हैं, तो क्यों करते हैं, प्रेशर देते हैं उसको। तो ये उनको क्या पता है कितनी प्रेशर उनको देना है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू उस प्रेशर को उनकी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। तो दीज ऑल आर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी आप एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट तो करते हो पर उसको आप कंट्रोल्ड वे में करते हो, कितना उसको प्रोड्यूस करना है, कितना मुझे देना है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट होता है आपका क्वालिटेटिव रीजनिंग। थर्ड होता है आपका क्वालिटेटिव रीजनिंग, और कैसे एंड दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्वालिटेटिव की। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्या क्वालिटी है, आप किसी भी चीज़ की आप देखते हो तो क्वालिटी क्या है, उसका क्या मकसद है, क्या चीज़ें हैं, वो क्या दे सकता है। तो ये आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है। यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो उसका क्या फ्यूचर में क्या काम आ सकता है, क्या क्वालिटी है, वो आपको काम देगी कि नहीं देगी। दीज आर द क्वालिटेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं हम लोग, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या चीज़ आपको देनी है और कितनी देनी है। मैंने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कितना वाटर बनेगा, भाई ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स वाटर। तो कितना वाटर बनेगा, मुझे कितने अमाउंट में किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है, वो भी फिज़िक्स है। कितनी चीज़ें आपको चाहिए कि आपने कितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इट इज़ द पार्ट ऑफ रीजनिंग, जहाँ पे आप रीजनिंग करते हो कि मुझे कितनी क्वांटिटी और कितने अमाउंट में किस क्वालिटी की चीज़ें बनानी है। आप जाते हो कोई भी चीज़ लेने, कोई भी मार्केट में कोई भी इक्विपमेंट लेने, तो आप कहते हो नहीं आप फ़िलिप्स की अच्छी है या किसी अदर कंपनी की अच्छी है। आप लोकल कंपनी नहीं प्रीफर करते बिकॉज ड्यू टू इट्स क्वालिटी, आप उसकी क्वालिटी मेजर करते हो कि कितनी टाइम ड्यूरेबल है वो। सिमिलरली उसी क्वांटिटी क्या है, अगर वो कितने अमाउंट में चलाई जा सकती है, दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट पार्ट ऑफ द फिज़िक्स, जहाँ पे आप उसको प्रिस्क्राइब करते हो। नेक्स्ट होता है आपका मैथमेटिकल मॉड्यूल। फोर्थ इज मैथमेटिकल मॉड्यूल। अब हम इसकी बात करेंगे अगर, तो एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक बॉल है, वो अर्थ के मैंने अर्थ से उसको फेंका ऊपर किसी हाइट पे फेंक दिया। अब वो बॉल हवा में आसमान में क्यों नहीं चली गई, स्पेस में क्यों नहीं चली गई, वो बॉल नीचे ही क्यों आ गई। तो इसके पीछे देखो मैंने क्या किया, मुझे तो पता है कि हाँ बॉल ऊपर नहीं गई, बॉल नीचे आ गई ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको पता है इसलिए आपने बोल दिया। बट क्यों आई, किस लिए आई, तो इसके पीछे रीजनिंग है। तो आप इसको क्या करते हो, वेरीफाई करते हो कि देखते हो कि ऐसा क्यों होता है कि बॉल नीचे ही क्यों आए। तो आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया उस चीज़ों को और देखा कि हमारा जो बॉल था उसका वो हमारा अर्थ और सन के रिस्पेक्ट में, या हम सन की तरफ बात करते हैं, अर्थ और सन लेते हैं, तो बॉल फेंका तो अर्थ ने बॉल को अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा क्यों हुआ, होने का रीज़न क्या है। अब अर्थ ने जब बॉल को अट्रैक्ट किया तो अर्थ के पास भी मास है,
सन का भी मास है भाई, सन तो बहुत बड़ा है अर्थ से, तो सन का तो मास बहुत ज़्यादा है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो बॉल तो अर्थ के पास सन के पास चले जाना चाहिए था, बट वो अर्थ के पास क्यों गिरा? उसके पीछे रीज़न हम जानने की कोशिश करते हैं, ये रीज़न क्या है। तो वहाँ रीज़न पता चलता है, हम जब देखते हैं रीज़न को काउंट करते हैं, तो मैंने क्या देखा कि बॉल की जो डिस्टेंस थी अर्थ से बहुत कम थी, वेयर सन की जो डिस्टेंस थी बॉल से वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेता है, सन नहीं अट्रैक्ट कर लेता। तो इसी चीज़ को आप मैथमेटिकली प्रूव करते हो, आप एक गिवन रिप्रेजेंट करते हो, एक फॉर्मूला जिसको आप पढ़ते हो, फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर की बात करते हैं, रेडियस की। तो क्या रेडियस है जिसकी वजह से वो डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, मतलब जब आप ये फॉर्मूला डिराइव करते हो देन इट इज़ अ मैथमेटिकल पार्ट, जहाँ आप मैथमेटिकली चीज़ों को प्रूफ करते हैं। नाउ जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल दिया कि आपने एक कार को आप पुश करते हो, तो कार को पुश किया तो उसके पास उस पर फोर्स लगाया आपने, तो फोर्स आया कहाँ से? तो उसी चीज़ पे हम लोग बात करते हैं कि जो भी चीज़ हो रही है दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मूला आया तो मैथमेटिक्स की वजह से है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी साइंटिफिक फिजिक्स में आती है, साइंटिफिक मेथड्स में आती है। दूसरा नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन, नेक्स्ट होता है आपका फिफ्थ प्रोडक्शन। कैसे प्रोड्यूस हो, कोई चीज़ कैसे प्रोड्यूस हो रही है, फोर्स आया तो कहाँ से आया, ग्रेविटी आई तो कहाँ से आई, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं इनके बारे में स्टडी होता है। तो किस तरह हम प्रोडक्शन करते हैं, किस तरह वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, और फाइनली आप उसको वेरीफाई करते हैं कि ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं या नहीं, ये हमारे साथ काम कर रही हैं या नहीं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट फिजिक्स का पार्ट है जहाँ हम लोग पढ़ते हैं थर्स्ट एरियाज इन स्टडी ऑफ फिजिक्स। थर्स्ट एरिया का क्या काम है फिजिक्स में? थर्स्ट एरिया इन फिजिक्स। नेक्स्ट पार्ट इज योर थर्स्ट एरिया इन फिजिक्स। फिजिक्स में थर्स्ट एरिया का क्या काम है? थर्स्ट एरिया की बात करेंगे तो हमें यहाँ दो चीज़ें पढ़नी है। पहला है यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन का मतलब हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमने कहा आप मार्केट में कपड़े बेचते हो, ठीक है, तो एक कस्टमर आता है, वो कहता है भैया 4 हाथ मुझे कपड़े दे दो, कोई भी कपड़ा हो, कॉटन सैटिन कुछ भी हो, तो आपने 4 हाथ नाप के दे दिया, 4 हाथ नापा दे दिया, आयो है। नेक्स्ट पर्सन आता है, वो कहता है मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दो, आपने मीटर स्केल निकाला, आपने नाप के उसे दे दिया। तीसरा पर्सन आता है, उसने कहा मुझे 3 फुट कपड़ा चाहिए, तो आपने फुट के रिस्पेक्ट में उसको नाप के दे दिया, 1 फीट 2 फीट 3 फीट। तो ये यहाँ पे क्या है कि आपको मेजर करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कभी मीटर इस्तेमाल करते हो, कभी आप फुट इस्तेमाल करते हो, कभी आप और क्या करते हैं, हाँ, या आप हाथ का इस्तेमाल करते हो, हैंड्स का इस्तेमाल करते हो, या गज का इस्तेमाल करते हो। तो ये सारी मेजरिंग क्वांटिटीज़ हैं। तो यूनिफिकेशन आपको ये बताता है कि आप किसी एक क्वांटिटी में सारी चीज़ों को मेजर करो, आपको कई चीज़ों की ज़रूरत ना हो, आप एक ही क्वांटिटी से सारी चीज़ों को मेजर करो, इजी बनाओ, यानी सारी चीज़ों को एक क्वांटिटी से मेजर करना शुरू करो। तो उस समय हम लोग बोलते हैं इट इज़ द यूनिफिकेशन। जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मेजरिंग क्वांटिटी है, आप उसको एक टर्म से मेजर करो, दैट इज़ मीटर, तो आप बोलते हो इट इज़ अ यूनिफिकेशन। आपका वर्क है, वर्क भी एनर्जी है,
काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, वो भी एनर्जी है, जूल भी एनर्जी है, कैलोरीज भी एनर्जी है। तो सभी को जब हम अगर जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने खाना खाया, मुझे एनर्जी मिली, तो हमने एनर्जी किस में ली? कैलोरीज में। हमारे हमने वर्क डन किया, कोई सामान इधर से उधर गया, मैंने कहा इसकी एनर्जी जूल है, जूल में मेजर की। सिमिलरली मैंने मेजर किया एनर्जी, घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही, इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखा तो उसमें एनर्जी की यूनिट ली किलोवाट आवर, तो मैंने किलोवाट आवर में मेजर किया। तो ये सारी चीज़ें मेजर कर रहे हो आप, तो ऑल द थिंग्स शुड बी मेजर्ड इन वन क्वांटिटी। सारी चीज़ों को आप एक क्वांटिटी में मेजर करो, आइदर जूल, आइदर कैलोरीज, आइदर किलोवाट आवर्स। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक टर्म में कन्वर्ट किया, दैट्स इट्स कॉल्ड जूल। तो इस तरह हमने शुरू किया थर्स्ट ऑफ फिजिक्स का, और इसी को हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को एक सिमिलर टर्म में मेजर करना, उसी को हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है सेकेंड इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का टर्म सिंपली समझ में आता है कि इट इज़ अ रिडक्शन का मतलब कोई चीज़ कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि आपको कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, कोल से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो आपने क्या किया? कोल को लिया, कोयला था आपके पास, कोयला को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब कैसे होगा? तो इसका एक प्रोसेस होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस। तो हमने जब उस प्रोसेस को बताया, पहला प्रोसेस क्या किया मैंने? क्या किया? कोल को हीट किया, गर्म कोल को जलाया, कोल जलने लगा, कोल से हीट प्रोड्यूस हुई। उस स्टीम को मैंने क्या इस्तेमाल किया? उस स्टीम को मैंने इस्तेमाल किया। अब वो स्टीम क्या करेगी? एक टरबाइन लगा हुआ है, वो टरबाइन क्या करेगी? उस स्टीम में जो लगा हुआ है पंखी, उसको रोटेट करेगी। अब टरबाइन रोटेट होने लगी। अब टरबाइन के जस्ट बाद एक क्या लगा है? मोटर लगा है। तो मोटर क्या करेगा? उस टरबाइन से थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो मोटर में ट्रांसफ़र होगी। अब वो मोटर क्या करेगा? उस एनर्जी को पावर हाउस में भेज देगा। वो पावर हाउस क्या करेगा? उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके भेज देगा। तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस आपकी क्या है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। मतलब एक बड़े से प्रोसेस को हम एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने आपने 4 पार्ट्स, 6 पार्ट्स में जो भी हो आपको डिवाइड करके एक्सप्लेन किया। तो इसी को रिडक्शन कहते हैं। मतलब किसी भी बड़े फिनोमेनन को आप स्मॉल अलग अलग टुकड़ों में समझाते हो, तो इस प्रोसेस को रिडक्शनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्कोप ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स का क्या स्कोप है? आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से वो पढ़ रहा, उसका स्कोप होना चाहिए। अब फिज़िक्स की स्कोप की बात करेंगे तो फिज़िक्स का बहुत बड़ा स्कोप है। तो जब भी स्कोप की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा रेंज की बात करते हैं कि किस रेंज से किस रेंज तक वो चीज़ें काम आती हैं। अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास, हमने स्कोप की बात करें तो हमारे 2 पार्ट्स हैं। पहला स्कोप ऑफ फिज़िक्स में मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक की बात करेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जितने भी बड़े पार्टिकल्स जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक, दैट इज इन द रेंज ऑफ 10 की पावर 25। यानी आप कह सकते हो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं दैट इज़ द मैक्रोस्कोपिक, आप देख सकते हो बड़ी चीज़ें हैं, तो उसका रेंज 10 की पावर 25 है। तो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक की बात होती है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है ऐसा रेंज जहाँ पे आप स्मॉल पार्टिकल्स को देखते हो। स्मॉल पार्टिकल्स जैसे हुआ आपका इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस,
प्रोटॉन्स, इनकी स्टडी करते हो तो दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक, जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। बट एक्चुअली वो स्टार्ट होते 10⁻⁶ से, बट इट्स रेंज इज़ 10⁻⁴ -14। तो यानी हमारा रेंज क्या हुआ 10⁻⁻14 से 10⁻25 तक। तो इस रेंज में हम स्टडी करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स। और इन दोनों रेंज के बीच में एक रेंज लाया करता है, यानी माइक्रो से थोड़ा बड़ा और मैक्रो से थोड़ा छोटा, तो उसको बोलते हैं मेसोस्कोपिक। तो यहाँ पे आपकी बात शुरू होती है मेसोस्कोपिक की, जहाँ पे आप जानते हो फिजिक्स का स्कोप क्या होता है कि जो माइक्रो से थोड़ा बड़ा हो और मैक्रो से छोटा हो, उनके बीच में जो लाया करता है उसको मेसोस्कोपिक कहते हैं। तो आपको रेंज का मतलब समझ में आया। स्कोप क्या है फिजिक्स का? हमारा स्कोप है कि 10⁻14 से 10⁻25 के रेंज में जो भी स्टडी करते हैं दैट इज़ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट आता है आपका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है जिससे आप उसको पढ़ने के लिए उतावले होते हो? ऐसा तो है नहीं कि फ़िज़िक्स हमें बहुत बोरिंग लगती है, बहुत लोगों को बोरिंग लगती है। तो उसको एक्साइटमेंट, हमारी लाइफ में वो क्या एक्साइटमेंट बनाती है फ़िज़िक्स, उसकी बात करते हैं। एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स की जब भी बात करेंगे, हमें ये याद रखना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरी डेली लाइफ को एक्साइटमेंट बनाती है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स, आप आजकल डेली सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हो, क्या एक्साइटमेंट है? आप उसको इस्तेमाल करते हो। कंप्यूटर्स आपके लिए बना है, फ़ायदे करते हैं, आपका काम इजी करता है। इजी कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके वर्क को इजी कर दे, वो एक्साइटमेंट है कि फ़िज़िक्स का एक्साइटमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हम लाइफ इजी का यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसी कोई फ़िज़िक्स वो है जो आपकी काम को आसान कर सकती है, जो आपकी लाइफ को इजी कर सकती है। जिससे अगर बात की जाए, पहले आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप स्कूल जाते हो तो आप पैदल जाते हो। अगर स्कूल में आप पहुँचने में 5 मिनट बस लगता है, आपका स्कूल ऐसी दूरी पे आप दौड़ के जाते हो 5 मिनट लगता है। तो दौड़ के गए तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी, आपने एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया। तो फिज़िक्स कहती है कि आप अपनी कोई भी वर्क कम से कम एनर्जी में कर सको, मिनिमम एनर्जी। हम बल्ब से एलईडी पे आए बिकॉज एलईडी में उसकी एनर्जी कम है, बिकॉज एलईडी बल्ब ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, और सॉरी जो ऑर्डिनरी येलो बल्ब होता है वो ज़्यादा एनर्जी लेता है, इसलिए मैंने एलईडी को हम लोग इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी तरह जो आपका यहाँ पे बॉय है, बच्चा है, वो क्या करता है, वो दौड़ के स्कूल जाता है तो उसको 5 मिनट लगता है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा लूज़ हुई। तो क्या किया उसने, 10-5 मिनट पहले निकला और उसने एनर्जी को कम इस्तेमाल किया। भाई वो पैदल धीरे धीरे आराम से जाना, अगर उसी समय उसको रास्ते में कोई रिक्शा या ऑटो मिल जाए तो उसमें बैठ के जाएगा, इसी अपना काम और इजी करने के लिए। भाई उसको ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर आप कभी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हो, आपको दिल्ली जाना है, आपको मेरठ जाना है, आपको आगरा जाना है, पैदल तो जाओगे नहीं। आप क्या करते हो, आप लेट के जाना पसंद करते हो, आप स्लीपर्स इस्तेमाल करते हो, ट्रेन को इस्तेमाल करते हो, प्लेन्स को इस्तेमाल करते हो। तो इससे क्या होता है, हमारा वर्क और ईजी हो जाता है। तो हम अपनी कोई भी चीज़ को ईजीएस्ट वे में आसानी से हम रिप्रेजेंट कर सकें, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या, एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स, जिससे आपकी लाइफ को लाइफ स्पैन करने में ईजी हो जाए। यही है एक्साइटमेंट। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को जानने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत पहले कोशिश किया कि पहले जो था कि एक जीबी का जब आविष्कार हुआ, 1 जीबी बनाया गया, तो उसको एक बहुत बड़ा बॉक्स था, एटलीस्ट कम से कम आपका बॉक्स होगा इतना बड़ा बॉक्स। तो हम लोग उसको प्लेन में ले गए। तो उस समय उसकी एक्साइटमेंट थी। आजकल क्या है कि छोटी चिप में आती 32 GB, 64 GB, 64 GB। तो ये भी एक्साइटमेंट है, वो समय के लिए थे, ये आपके समय के लिए। तो ये जो जनरेशन चेंज हुआ, वहाँ से यहाँ पे आए हम लोग, तो समय के रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो टेक्नोलॉजी से चीज़ें कॉम्पैक्ट होने लगी। तो ये एक्साइटमेंट है। नेक्स्ट होता है आपका रिलेशन ऑफ फिज़िक्स
विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिज़िक्स का अलग अलग ब्रांचों से, अलग अलग साइंस के ब्रांच से क्या रिलेशन है, क्या उनका मेल है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। रिलेशन की बात करेंगे, कभी भी आप किसी भी साइंटिस्ट में देखोगे फिज़िक्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें को उन्होंने, केमिस्ट्री, बायो, जो भी हो, सब बेकार मानते हैं। बट सबका अपना अपनी जगह महत्व है। बट ऑल द थिंग्स आर बेस्ड ऑन द फिज़िक्स, सारी चीज़ें फिज़िक्स में बेस्ड है। कैसे बात करते हैं फिज़िक्स के, कैसे बेस्ड है? फिज़िक्स इज़ बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। कैसे है? कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, रिएक्शन हो रहा है, तो जो भी रिएक्शन हो रहा है आप कहते हो कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मॉलिक्यूल्स में चेंज हुआ। तो कितना क्वांटिटी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो डिपेंड करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कार्बन। यानी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री भी हमारी सारी चीज़ों पे, फिज़िक्स पे डिपेंड करती है। हम लोग ट्रीज़ का, एनिमल्स का कितने साल क्या पुराना है उसके बारे में जानकारी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन डेटिंग से क्या पता चलता है कि उसकी लाइफ स्पैन क्या है, कितनी पुरानी है वो चीज़। तो इस तरह हमें कार्बन डेटिंग के बारे में और आप बताते हो कि ये चीज़ें 50 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, वहाँ से हम लोग कार्बन डेटिंग के बारे में जान जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बायो के साथ, बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का कोई भी काम माइक्रोस्कोप के बिना तो होता नहीं। और माइक्रोस्कोप की स्टडी हम कहाँ से करते हैं? माइक्रोस्कोप की स्टडी हम लोग फिज़िक्स में। आप फिज़िक्स में माइक्रोस्कोप कितना है, कैसे पढ़ते हो, आपको कितने पावर का लेंस लगाना है, कितना पावर बढ़ाओगे कि आपको और चीज़ें शार्प दिखेंगी और अच्छी दिखेंगी, कितना क्लियर होगा। तो आप लेंस एडजस्ट करते हो, फोकल लेंथ एडजस्ट करते हो, तो वो फिज़िक्स का पार्ट है। तो यानी अगर देखा जाए तो आपके लिए आपको ये पता है कि फ़िज़िक्स के माइक्रोस्कोप जो है ना, बायो का कोई मौजूद नहीं है। तो इस तरह से आप बायो के टर्म्स को भी फिज़िक्स के लिए पढ़ते हो। बॉडी में हार्ट सर्जरी होती है तो आपकी पेट से हार्ट तक की सर्जरी की जाती है, स्टमक से। तो वहाँ पे एक ट्यूब जाती है, ट्यूब लगाई जाती है। तो ट्यूब जब लगता है तो वो ट्यूब का क्या मटेरियल होगा, किस मटेरियल का ट्यूब लगेगा, उसमें एक वायर जाता है, वो वायर का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, वायर किस मटेरियल का बना होना चाहिए, उसमें एक कैमरा जाता है, वो कितने पावर का कैमरा होना चाहिए, कितना वो जूम करना चाहिए, वो कब कैसे बाहर निकलना चाहिए, उसकी स्टिचिंग कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिज़िक्स डिपेंड करती हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं जो इस तरह की इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, जो इस पर वर्क करते हैं, वो सारे डॉक्टर्स कम इंजीनियर्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनको कमांड होता है उनको कैसे उस इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है, तो उनको वो सिखाया जाता है ऑपरेटिंग कैसे करना है। तो ये आपकी फ़िज़िक्स है, किस तरह आप ऑपरेट करते हो। तो बायो भी एक फ़िज़िक्स है। आप मैथमेटिक्स की बात करोगे, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मैथमेटिक्स आपको एक टूल दिया जाता है जिससे आप एक वैल्यू निकाल सको, जिसकी वैल्यू आप बता सको कि हाँ इस अप्रोप्रिएट वैल्यू पे हमारा ये काम करता है। तो इस तरह आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सबको रिलेट करते हो। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ फिज़िक्स, सारे ही एक फिज़िक्स से पार्ट। बहुत चीज़ें हैं जिसे अब आपने चीज़ें बनाई, हमें हमारे पूरे यूनिवर्स में हमें कोई भी चीज़ हो, हमें दो ही फोर्स पे काम करना होता है। हमें एक इलेक्ट्रिकल फोर्स पे काम करना होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स पे। दो ही फोर्स पे बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो, कोई भी अर्थ के साथ मून पे लग रहा हूँ, मून का अर्थ पे लग रहा हूँ, सन का अर्थ पे लग रहा हूँ, तो कोई भी फोर्स हो तो यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। दो फोर्सेस की बात करते हैं।
क्योंकि नंबर ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। आप पानी के अंदर हो, बायंसी फोर्स काम करती है। आप ज़मीन पे चल रहे हो, आपको फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। आप अर्थ को मून के साथ रिलेट करते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। कोई बॉडी है तो कॉन्टैक्ट फोर्स काम करता है। कोई आप पुली से किसी चीज़ को हैंग करते हो, फिर से अपनी उस स्ट्रक कर लेती हो, अपनी तरफ खींच लेती है, तो वहाँ पे इलास्टिक फोर्स काम करता है। आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हो तो मस्कुलर फोर्स काम करता है। नंबर ऑफ फोर्सेज हैं। तो मुझे केवल यहाँ पे जो फोर्सेज हैं, मुझे 2 ही फोर्सेज का इस्तेमाल करना है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स का मतलब जब भी 2 चार्जेस हैं, 2 बॉडीज़ हैं, आपने क्या किया, रब किया, तो एक बॉडी में चार्ज आए, दूसरी बॉडी में भी चार्ज आए। तो एक बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज लेके अलग हुई तो दूसरी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज हो गई, बिकॉज दोनों चार्ज मिलकर तो ज़ीरो कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। पर जब आप अलग करते हो दोनों चार्जेस को, तो एक के पास पॉजिटिव, दूसरे के पास नेगेटिव आ जाता है। तो इन दोनों चार्जेस के पास भी अपना कोई फोर्स होगा। सिमिलर चार्ज होते तो आप फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। बहुत प्रोटॉन्स ले लो, प्रोटॉन्स कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। प्रोटॉन्स की डिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत माइन्यूट, तो एक दूसरे से हमेशा चिपके रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको जब आप अलग करोगे तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, बिकॉज सेम चार्ज। वही अगर आपका अपोजिट चार्जेस हैं तो दे विल अट्रैक्ट। वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। आप क्लास 12 में पढ़ोगे इसका। नाउ ये सारी फिज़िक्स का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ इस्तेमाल करते हो, तो जो टेक्नोलॉजी होती है, तो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है। जो फिज़िक्स से एप्लीकेशंस पढ़ते हो, जो रूल्स पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है। तो जो टेक्नोलॉजी होती है वो इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ फिज़िक्स। सारी जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो सब फिज़िक्स है। बाकी जो भी डिटेल होगा दैट वी विल स्टडी इन द चैप्टर्स। जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ोगे वहाँ पे इसकी स्टडी आपको क्लेरिफाई करेगी। अब आप बात बोलते हो कि आपको दिखता है, आप रेनबो देखते हो। रेनबो कैसे दिखता है? सन से रेनबो, आपने क्या किया, सन से रेनबो निकलता है, आप देख तो लेते हो, पर कैसे हुआ नहीं जानते। तो इसको एक्सपेरिमेंट आपने किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया आपने एक बल्ब जलाया और बल्ब के सामने पानी गिराने लगे, बल्ब से कुछ दूरी पानी, तो बल्ब से जो रोशनी आ रही है उससे टकराई और वो 7 कलर्स में आपको दिखने लगी। तो क्या है, बल्ब इज़ अ सोर्स, वो आपका सन की तरह काम करता है। तो जब वाटर गिरता है तो वो 7 कलर्स में, यानी आपने क्या माना कि सन के पास ये 7 कलर्स हैं, और जब ये किसी चीज़ से टकराती हैं तो ये 7 कलर्स में डेविएट हो जाते हैं। तो वहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया। सिमिलरली लाइट के लिए पढ़ते हैं, लाइट को बोलते हैं, लाइट के पास भी नेचर है। अब लाइट की बात करते हैं तो हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बताया कि हम तो अभी ये तक जानते लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। भाई हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ आती है, आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हो, किसी भी सरफेस से पड़ेगी तो वो वहाँ से स्ट्रक कर जाएगी, एनर्जी लेके निकल जाएगी फोटॉन्स के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, तो एनर्जी स्ट्रेट आती है। तो यहाँ से पता चला कि जो अभी एनर्जी है वो स्ट्रेट लाइन मूव करती है, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। उसी जगह हाइगन्स ने बताया कि जो लाइट होती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव, वो वेव्स के फॉर्म में। कैसे वेव्स के फॉर्म में? लाइट आ रही है यहाँ से, आप अगर कमरे में एक होल होगा, सन की रोशनी आ रही है, तो सन ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट में रोशनी हो, रोशनी तो पूरे कमरे में हो गई। आप नेक्स्ट विंडो के तो रोशनी वहाँ पहुँच गई। तो ये क्या होता है, ट्रैवल कर रही है बराबर हर जगह। तो ये क्या बताती है, तो जो लाइट है वो वेव्स के फॉर्म में। बाद में ये चीज़ बताई गई कि लाइट के डुअल नेचर होते हैं, वो आपका पार्टिकल नेचर भी है उसका, और उसका आपका वेव नेचर। तो ये सारी चीज़ें फिज़िक्स की, तो सब हम लोग फिज़िक्स में पढ़ेंगे इन अवर अदर क्लासेस। हम हायर क्लासेस में अपने क्लास 12 में कुछ पढ़ेंगे, कुछ क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो फिज़िक्स को डीपली पढ़कर हम लोग उससे क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या चीज़ें नई टेक्नोलॉजी तैयार हो रही हैं, टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है, तो ये चीज़ें पार्ट ऑफ फिज़िक्स की। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ता है उतनी इंजीनियरिंग उसमें आती है, कुछ नई चीज़ें को डेवलप किया जाता है। तो यही आपका फिज़िक्स है। बाकी वी विल स्टार्ट टुमारो, हम लोग नया शुरू करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। वहाँ पे आप यूनिट्स के बारे में पढ़ोगे। ये सारी चीज़ें, इससे आपका
एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार होता है। बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है साइंटिफिक मेथड ऑफ फिजिक्स के क्या हैं, आपके 5 मेथड्स बता सकते हो उसके। नेक्स्ट पूछेगा थर्स्ट एरिया का क्या मेथड है, क्या है यूनिफिकेशन, रिडक्शन क्या होता है, स्कोप क्या है फिज़िक्स का। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो फिज़िक्स के इस पार्ट में पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी इक्विपमेंट तैयार होता है, मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट से बनाए जाते हैं क्वेश्चंस की ये चीज़ें। आपका कोई मोटर है तो वो किस एप्लीकेशन बेस्ड है, तो वो एप्लीकेशन कहाँ से आया, वो किस पार्ट का है फिज़िक्स का, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग जो अभी तक जो पढ़ते हैं दिस इज़ द क्लासिकल फिज़िक्स। बाद में पढ़ोगे मॉडर्न फिज़िक्स का। मॉडर्न फिज़िक्स में आपका जो आता है जितने भी सेमीकंडक्टर्स के पार्ट होते हैं, आप पढ़ते हो, डेटा देखते हो, आजकल डेटा आता है आपके पास, तो डिजिटल फॉर्म में डेटा आता है, तो वो आप चीज़ें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाती हैं, जहाँ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर से चीज़ें बनती हैं, ये सब यहाँ पर। तो दिस इज़ द मॉडर्न पार्ट ऑफ द फिज़िक्स, और बाकी उधर का क्लासिकल फिज़िक्स। फर्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे टुमारो। इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेना इन योर बुक्स, आप बुक्स में भी स्टडी कर सकते हो, दिया हुआ है आप सभी के बुक्स में। फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स की दुनिया जिसे बोलते हैं आप लोग। इट इज़ द इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपके लिए इंटरेस्टिंग है ये। आप इससे जानोगे कि क्या फिज़िक्स हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। टिल देन थैंक यू एंड we will meet tomorrow again. Thank you.